हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक इन स्टार्स एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लोर करेंगे हमारे सोलर सिस्टम के कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स, सन से लेकर उससे जुड़े हुए छोटे और बड़े कंपेनियंस। हर चीज़ का एक अपना इंपॉर्टेंस है, राइट। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम की, जिसमें हमारा सन है विच इज़ द हार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। एंड देन सोलर विंड्स के बारे में बात करेंगे, ये क्या होते हैं, जो सन से निकलने वाले जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनका फ्लो कैसा होता है। एंड देन सन स्पॉट्स के बारे में बात करेंगे। आप देखोगे सन पे कुछ टेम्परेरी डार्क और कूलर रीजन्स होते हैं जिन्हें हम सन स्पॉट्स कहते हैं। देन एस्टेरॉइड्स के बारे में भी बात करेंगे, ये क्या होते हैं। तो एक सिंपल लाइन में अगर आप समझना चाहें तो दीज आर रॉकी ऑब्जेक्ट्स विच आर फाउंड बिटवीन मार्स एंड दी जुपिटर। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे प्लैनेट्स के बारे में भी, ठीक है। प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, कौन कौन से प्लैनेट हैं, कितने तरीके के प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मीटियोर्स, राइट। शूटिंग स्टार्स भी इन्हें बोलते हैं हम लोग। मीटियोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज शूटिंग स्टार्स। फिर हम बात करेंगे कॉमेट्स की, ठीक है, लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं एक अगेन न्यू कॉस्मिक जर्नी, जहां हम जानेंगे कि जो हमारा स्पेस है, यूनिवर्स है, वहाँ पे कौन कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। चलिए, तो इफ़ आई स्टार्ट विद सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो सन और उसके आसपास घूमने वाली सेलेस्टियल बॉडीज से बना है, राइट। जैसे आपके प्लैनेट्स हो गए, एस्टेरॉइड्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सन के चारों तरफ घूमती हैं। तो इस पूरे एक सिस्टम को हम सोलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, राइट। तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर हाउ दीज लाइक प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस सन। तो सन को इन्होंने अपना सेंटर बनाया हुआ है एंड दे आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, ठीक है ना। तो इसमें हमारे प्लैनेट्स आते हैं। सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है बेटा? प्लैनेट्स आते हैं, कॉमेट्स आते हैं, एस्टेरॉइड्स आते हैं, मीटियोर्स भी आते हैं एंड कुछ डॉर्फ प्लैनेट भी आते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये लाइक घूम क्यों रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि ये प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो उसका रीजन है द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज मेकिंग देम टू रिवॉल्व अराउंड इट, ठीक है। हर प्लैनेट का अपना एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, राइट, ठीक है ना। तो इनका वेल डिफाइंड ऑर्बिट है जिसमें वो रिवॉल्व करते हैं। इनका टाइम पीरियड फिक्स है, इतने टाइम बाद ये रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। लाइक अगर हम अर्थ का बात करें तो फॉर आवर अर्थ इट इज 365 डेज, ठीक है ना। एंड लाइक पूरा जो सोलर सिस्टम है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, राइट। इसमें जो हर एक सेलेस्टियल बॉडी है वो अपना एक रोल प्ले करती है और इट्स अ वेरी डायनेमिक सिस्टम, ठीक है। It's a very dynamic and interconnected system in which each and every celestial body is playing an important role. हर किसी का अपना एक important role है। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे कैसे कॉमेट्स आर इंपॉर्टेंट इन आवर सोलर सिस्टम, एस्टेरॉइड का क्या रोल है, मीटियोर्स का क्या रोल है, डॉर्फ प्लैनेट्स का क्या रोल है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। लीडर ऑफ दिस सिस्टम इज द सन। तो हम सबसे पहले सन के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज सन, ठीक है। तो हुआ क्या, बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो व्हाट हैपेंड, एक ह्यूज क्लाउड था स्पेस में, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ था। अभी हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि जो स्टार्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सन इज ऑल्सो अ स्टार जो कि एक ह्यूज गैस क्लाउड की फॉर्म में था। तो ग्रेविटी ने इसको धीरे धीरे कोलैप्स करना शुरू किया, इसको श्रिंक करना शुरू किया और धीरे धीरे कंप्रेस होता गया और कंप्रेस होने से क्या हुआ, इसकी डेंसिटी बढ़ती गई। डेंसिटी बढ़ने से क्या हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ता गया और ये क्या हुआ, एक जब टेम्परेचर पहुंच गया कितना, 10 मिलियन केल्विन, तो फिर फ्यूजन स्टार्ट हो गया। फ्यूजन होने स्टार्ट होते ही फिर क्या होना शुरू हो गया, एनर्जी प्रोड्यूस होने लगी, हीट प्रोड्यूस होने लगी, लाइट प्रोड्यूस होने लगी। ये सारी प्रोसेस जो है स्टार्ट होने लगी। तो ये जो बॉल ऑफ फायर दैट यू सी इज आवर सन, राइट। बट ये एकदम से नहीं बना है, इट हैज टेकन बिलियन ऑफ ईयर्स, राइट। तो ये प्रोसेस होने में बहुत टाइम लगा है, तब ये चीज़ें बनी, ठीक है ना। चलिए, नाउ लेट्स मूव अहेड। तो अगर हम सन की बात करें तो सन इज अ मीडियम साइज्ड स्टार। हमने देखा था इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो कि जो सन है वो हमारा मैसिव स्टार की कैटेगरी में नहीं आता। इट इज अ मीडियम साइज्ड स्टार। इट इज मेनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन इज अ फ्यूल फॉर द सन जो कि कन्वर्ट हो रहा है हीलियम में, ठीक है। तो जब तक हाइड्रोजन है, जब तक सन जो है ये फ्यूजन होता रहेगा, हीलियम में कन्वर्ट होता रहेगा। जिस दिन हाइड्रोजन बंद हो जाएगी तो फिर क्या होगा, जो फ्यूजन प्रोसेस है वो बंद हो जाएगी एंड द सन विल स्टार्ट श्रिंकिंग। सन जो है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इट इज़ ओवर 1 मिलियन टाइम्स लार्जर देन दी अर्थ। यस, जो इसका अगर हम साइज की बात करें तो ये हमारे अर्थ से लगभग 1 मिलियन टाइम्स बड़ा है। 1 मिलियन मीन्स 10⁻⁶ टाइम्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एज आई टोल्ड यू, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जहाँ से एनर्जी आती है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है। इट्स ग्रेविटेशनल पुल जो है वो होल्ड करता है प्लैनेट्स को, एस्टेरॉइड्स को एंड कॉमेट्स को अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए। तो मैंने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स इज द रीजन बिहाइंड इट। और अगर हमारे सन की एज की बात करें तो इट इज़ ऑलमोस्ट 4.6 बिलियन ईयर्स। जो हमारा सन है इसकी अभी की जो करंट एज है दैट इज़ 4.6 बिलियन ईयर्स। एंड रफली वी एस्टिमेट कि इतनी ही एज अभी जो है सन की बची है, राइट। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ सन की बात करें तो सन का जो बर्थ है, इट वॉज
फ्रॉम अ मॉलिक्यूलर क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन। मैंने बताया बहुत बड़ा एक क्लाउड था हाइड्रोजन गैस का जो बिग बैंग के बाद बना था। फिर गैसेस क्या हुई, कंडेंस हुई, कंप्रेस हुई ड्यू टू ग्रेविटी, और फिर वहाँ से सन की बर्थ हुई, और बाकी जो मटेरियल थे वो उसके चारों तरफ घूमने लगे, तो एक सोलर सिस्टम बन गया। देन लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक. Okay, before that we'll have a question. Question is कि which of the following statements about the sun is or are correct? The sun is a medium-sized star composed mainly of hydrogen and helium. Yes, that's a true statement. Its gravitational pull keeps planets, asteroids, and comets in orbit. Yes, that is also true. Energy is produced in the sun due to nuclear fission. Yes, what do you think? It is due to nuclear fission or fusion? This is wrong. It is due to nuclear fusion, not fission. So only option A and B are correct. चलिए, नाउ हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो आप सबसे पहले आप इमेजिन करो कि एक स्पेस क्राफ्ट है जो अर्थ से निकलकर धीरे धीरे स्पेस की तरफ बढ़ रहा है, राइट? तो पहले तुम सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के पास से गुजरोगे, राइट? फिर एस्टेरॉइड्स, फिर कॉमेट्स, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप सन के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाते हो. लाइक आप सोलर सिस्टम की जो बाउंड्री है, इट्स नॉट अ लाइक टेंजिबल बाउंड्री जिसे आप देख सकते हो विजिबल, इट्स एन इनविजिबल बाउंड्री. जब आप उस बाउंड्री से क्रॉस कर जाते हो तो जो सन का कंट्रोल है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और फिर वहाँ से शुरुआत होती है इंटरस्टेलर स्पेस की. आपने एक मूवी भी देखी होगी इंटरस्टेलर, तो वो एक स्पेस है जहाँ से जो है सन का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है, ठीक है? तो ये जर्नी हमें बताएगी कि हीलियोस्फीयर क्या होता है और इंटरस्टेलर क्या होता है. तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे हीलियोस्फीयर क्या होता है, व्हाट इज हीलियोस्फीयर, व्हाट इज इंटरस्टेलर, व्हाट इज हीलियोपॉज, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें हीलियोस्फीयर की, तो फर्स्ट थिंग इज हीलियोस्फीयर. तो हीलियोस्फीयर एक बबल लाइक रीजन है जो सन के आसपास बनी है, राइट? जिसमें प्लाज्मा है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है. तो ये एक ये कह सकते हैं कि द स्पेस अराउंड आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के चारों तरफ एक ऐसा स्पेस जहाँ पर सन के इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, इसको हम बोलते हैं हीलियोस्फीयर. हीलियो इज व्हाट? सन, एंड स्फीयर इज द रीजन, द 3D स्पेस, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा बबल है जिसमें सन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है. ये बबल में सोलर विंड्स, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो निकलते हैं, और ये इसी से बना होता है. इसमें प्लाज्मा है और मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? नेक्स्ट, इट्स लोकेशन इज विद इन दी सोलर सिस्टम. इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? सोलर विंड है, प्लाज्मा है, एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, राइट? तो बेसिकली इट इज़ प्रोटेक्टिव शील्ड जो हमें इंटरस्टेलर कॉस्मिक रेज से जो है कि और हाई एनर्जी पार्टिकल से बचाता है. तो इसका काम क्या है? मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दी कॉस्मिक रेज. हीलियोस्फीयर जो है हमें कॉस्मिक रेज से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना? तो नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि व्हाट इज कॉस्मिक रेज, राइट? कॉस्मिक रेज आप बेसिकली आप कह सकते हो दे आर वेरी हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स जो स्पेस से आ रहे हैं. एक हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स तो हमारा सन भी रिलीज कर रहा है, बट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिफरेंट चीज़ है, वो है हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन एक जो हमारा सोलर सिस्टम है उसको दूसरे सोलर सिस्टम या दूसरे गैलेक्सी की चीज़ों से, कॉस्मिक रेज जो आ रही हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये हीलियोस्फीयर होता है, राइट? तो यू कैन सी हियर कि इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर जो हमारे सोलर सिस्टम को जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं. देन देयर इज हीलियोपॉज. हीलियोपॉज मीन्स जहाँ पे हमारी सन की बाउंड्री है, जहाँ पर सन का इन्फ्लुएंस जो है वो जाके खत्म हो जाता है. इट्स अ बाउंड्री बिटवीन द हीलियोस्फीयर एंड द इंटरस्टेलर स्पेस. तो इट इज़ द एज ऑफ द हीलियोस्फीयर, मतलब बाउंड्री है बिल्कुल. यहाँ पे सोलर विंड्स भी मिलेंगे आपको और इंटरस्टेलर कुछ मीडियम ही दिखाई देगा, ठीक है? देन इंटरस्टेलर स्पेस, राइट? एंड नेक्स्ट है हमारा इंटरस्टेलर स्पेस, जहाँ से अब हमारा सन का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया. जैसे ही आप हीलियोपॉज क्रॉस करते हो तो आप ऑफिशियली इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर कर चुके. यहाँ पर सन का इन्फ्लुएंस बहुत ही कम हो चुका है. यहाँ मोस्टली गैसेस मिलेंगी आपको, डस्ट मिलेगी, हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज मिलेंगी, राइट? और सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स की वजह से ये सारी चीज़ें मिलती हैं. तो इसके रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो हमारा वोएजर 1 है, वोएजर 1 स्पेस क्राफ्ट, वो अभी भी इंटरस्टेलर स्पेस में ही क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है, राइट? और वो अभी भी सिग्नल भेज रहा है हमें, ठीक है? तो वोएजर 1 स्पेस क्राफ्ट लोकेशन इज वेयर? हीलियोस्फीयर और हीलियोपॉज और इंटरस्टेलर स्पेस. तो वो है इंटरस्टेलर स्पेस में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं. देन द नेक्स्ट थिंग इज, हाँ ठीक है, सोलर विंड्स के बारे में बात करेंगे. अब हम सोलर फ्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, सोलर सुनामी के बारे में बात करेंगे. तो बिफोर दैट आप सबसे पहले इमेजिन करो कि आप अर्थ के बाहर स्पेस में फ्लोट कर रहे हो, एंड सन तुम्हें एक जाइंट कैंप फायर की तरह लग रहा है. यू कैन सी हियर, सपोज आप कहीं यहाँ पे फ्लोट कर रहे हो, यू आर हियर एंड यू सी द सन. सन इज अ वेरी ह्यूज बॉल ऑफ फायर, जिससे सिर्फ लाइट और हीट ही नहीं निकल रही, बल्कि बहुत इनविजिबल, बहुत एक तेज तरीके की हवा भी आ रही है. यू कैन सी दीज आर दी लाइक वेरी हैवी विंड जो कि सन से आ रही है, ठीक है? और ये इनविजिबल है और हमारी तरफ बढ़ रही है. इस हवा को हम बोलते हैं सोलर विंड, राइट? तो सोलर विंड इज दी very fast invisible air which is invisible like wind which is coming from the sun towards the earth, ठीक है? एक एक करके इसके सारे हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. लेट्स डिस्कस ऑल दी पॉइंट्स वन बाय वन, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर विंड्स की.
तो सोलर विंड्स की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, इट इज़ अ कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स जिसमें मेनली जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होता है, ठीक है। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? सन की जो आउटर लेयर है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सन की आउटर लेयर कौन सी है? कोरोना। सो वहाँ से ये रिलीज होता है, इसको इसलिए इसको कोरोना डिस्चार्ज भी बोलते हैं, राइट। तो जो सन की आउटर लेयर है कोरोना, उसमें ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, वहाँ से ये लीक हो रहे हैं और इसको हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। इनकी स्पीड की अगर बात करें तो इट स्पीड इज़ वेरी हाई, रेंजिंग लाइक उनकी स्पीड लगभग 400 से 800 किलोमीटर पर सेकेंड ये ट्रैवल करते हैं, ठीक है। और इंटायर सोलर सिस्टम में ये फैल जाते हैं, ठीक है, पूरे सोलर सिस्टम में चारों तरफ हर प्लैनेट तक ये जाएंगे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, ये प्लैनेट के मैग्नेटोस्फेयर को शेप करते हैं। इसकी वजह से अर्थ का जो किसी भी प्लैनेट का मैग्नेटोस्फेयर जो है वो बनता है। मैग्नेटोस्फेयर क्या होता है? हर प्लैनेट का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि उसे सन से आने वाली सोलर विंड से प्रोटेक्ट करता है, एक शील्ड की तरह काम करता है, ठीक है। अगर वो नहीं होगा तो वो उसके जो हमारा कोई भी प्लैनेट है उसका एटमॉस्फेयर जो है वो धीरे धीरे जो है वो डेटोरिएट होगा और लाइक ख़राब होता जाएगा और वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आई विल टेल यू वन एग्जांपल ऑल्सो। तो ये जो अर्थ किसी भी प्लैनेट का मैग्नेटिक फील्ड है वो जो सन से आने वाली सोलर फ्लेयर्स हैं, सोलर विंड है, उससे प्रोटेक्ट करता है। तो इस स्फीयर को हम बोलते हैं मैग्नेटोस्फीयर, ठीक है, समझ गए। मैग्नेटोस्फीयर इज अ प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक शील्ड जो किसी प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड के इंट्रैक्शन से बनता है। ये भी एक बबल लाइक रीजन है, 3D रीजन है जहाँ पर इट्स अ प्रोटेक्टिव शील्ड। अब हम बात करते हैं कि सोलर विंड जो है वो किसी भी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को से भी इंटरेक्ट करता है। कैसे करता है? फॉर एग्जांपल मार्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन मार्स, तो मार्स में क्या हुआ, मार्स के पास एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो क्या होगा, अब वो सोलर फ्लेयर से नहीं लड़ पाएगा, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब सोलर विंड मार्स के एटमॉस्फेयर से जाके टकराएंगी, अब ये डायरेक्टली जाके वहाँ से टकराएंगी तो धीरे धीरे जो उसकी गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, उसको वो क्या करने लगती है, स्ट्रिप करने लगती है, उसको ब्रेक करने लगती है, राइट, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक स्ट्रिपिंग, ठीक है। मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने लगेगी, एटमॉस्फेरिक स्ट्रिपिंग, एटमॉस्फेयर को स्ट्रिप करना, राइट। तो किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को वीक करना, उसको थिन करना, एंड ड्यू टू द सोलर फ्लेयर्स और सोलर विंड इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक स्ट्रिपिंग, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, जो मार्स का एटमॉस्फेयर है बहुत थिन हो चुका है, मतलब जो उसकी थिकनेस है वो धीरे धीरे कम हो रही है, उसकी जो लेयर्स हैं वो टूट रही हैं और वो धीरे धीरे थिन होता जा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक स्ट्रिपिंग। तो इमेजिन अगर ये चीज़ हमारे अर्थ के साथ होगी तो एटमॉस्फेयर धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो हमारे पास जो सारी गैसेज हैं जो हम लाइक हमें मिलती हैं गैसेज, वो एटमॉस्फेयर से मिलती हैं, राइट। वो सब चीज़ें हमारी जो अर्थ का पूरी गैस साइकिल है, सारी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल सब डिस्टर्ब हो जाएगी और जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं डेंजर में पड़ जाएगी। सो दैट्स व्हाई अर्थ मैग्नेटोस्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर इसके साथ साथ इन विंड की वजह से एक बहुत स्पेशल फिनोमेना होता है जिसे हम बोलते हैं ऑरोरा बोरियलिस। तो जब ये क्या होता है, ये दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट्स। आपने कभी कभी देखा होगा कि लाइक आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि जब सोलर विंड्स के चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड्स में एंटर करते हैं तो जो एटमॉस्फेयर की गैसेज हैं उनसे टकराते हैं और उनसे क्या होता है, वो गैसेज जो है वो एक्साइट हो जाती हैं, हायर एनर्जी स्टेट में चली जाती हैं। फिर वो जब वो वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आती हैं तो वो फोटोन्स रिलीज करती हैं, एनर्जी रिलीज करती हैं, तो वो एक बहुत अच्छे अच्छे कलर्स प्रोड्यूस करती हैं। उसकी वजह से इनको लाइट्स बोलते हैं, नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट्स, ठीक है। तो जब ये नॉर्दर्न में होता है तो इसे ऑरोरा बोरियलिस बोलते हैं, एंड व्हेन इट हैपेंस इन सदर्न एरिया लाइक ऑस्ट्रेलिया तो इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में यू कैन सी ऑन द गूगल ऑल्सो कैसे दिखती है नॉर्दर्न लाइट्स, ऑरोरा बोरियलिस। बहुत बहुत दूर से लोग ये देखने जाते भी हैं, ठीक है। देन अगर हम बात करें सोलर सुनामी की, तो सपोज कि आप लाइक इमेजिन करो जब आप अर्थ पे हो फॉर एग्जांपल और एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है, तो क्या होगा, जो समंदर में है जो वेव्स हैं वो एक सुनामी की तरह मतलब उठ जाती हैं और बहुत दूर तक स्प्रेड हो जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जो सन का सरफेस है उस पर मान लो कोई बहुत बड़ा एक धमाका हो गया, यू कैन सी हियर जो सन की सरफेस है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे कोई धमाका होता है तो जो सोलर फ्लेयर्स हैं या जो कोरोनल मास इजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और वहाँ उसकी वजह से एक शॉक वेव जनरेट हो जाएगी पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे लाइक जो सन का आउटर एटमॉस्फेयर है कोरोना उसमें स्प्रेड हो जाती है। इसको हम बोलते हैं सोलर सुनामी। तो बेसिकली सोलर सुनामी क्या है, आउटर सरफेस जो सन की है कोरोना, उसमें कोई अर्थक्वेक आ जाए तो उसकी वजह से जो सोलर फ्लेयर्स हैं वो चारों तरफ एक शॉक वेव क्रिएट करती हैं और वो पूरे सन की आउटर लेयर में फैल जाता है, इसी को हम बोलते हैं सोलर सुनामी, ठीक है। इमेंस शॉक वेव्स मूविंग थ्रू द सन्स आउटर सरफेस कोरोना, और ये ट्रिगर कैसे होता है, सोलर फ्लेयर से होता है या कोरोनल मास इजेक्शन, CME इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोरोनल मास इजेक्शंस। तो जो सन से निकलने वाला मास है, चार्ज पार्टिकल्स हैं, उसको हम कोरोनल मास इजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। दैट वेव्स स्प्रेड अक्रॉस द सन सरफेस, पूरी सरफेस में फैल जाएगी। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, इट प्रोवाइड्स इनसाइट्स टू द सोलर एक्टिविटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड बिहेवियर, ठीक है। तो इसके बारे में इससे हमें क्या पता चलता है, ठीक है, कि जो सन है वो कैसे उसके सन के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, और इसका बिहेवियर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसा है, राइट, ठीक है। सबको समझ में आ गया?
तो इसके थ्रू जो है साइंटिस्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कब जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स हो सकते हैं जो अर्थ के सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को अफेक्ट करते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ होगा सन पर, तो जो हमारा अर्थ का जियोमैग्नेटिक सिस्टम है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा, और अगर वो अफेक्ट होगा तो जो हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वो सारे से सारे अफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता चल जाती है, राइट। और कोरोनल मास इजेक्शंस में अगर आप लिखना चाहो तो यू कैन राइट इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ह्यूज प्लाज्मा, इसमें मेनली प्लाज्मा होता है, ठीक है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगला जो है हमारा वो है सोलर फ्लेयर। दिस इज आवर अर्थ, ये आप देख सकते हो, दिस इज आवर अर्थ, ये सन है, सन से निकलने वाली सोलर फ्लेयर्स यू कैन सी। तो सन हमारे लिए सिर्फ लाइट और हीट का सोर्स नहीं है, बल्कि कभी कभी सडन और पावरफुल एनर्जी बर्स्ट भी रिलीज करता है, जिसे हम सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। तो ये जो चीज़ सन से एकदम निकल रही है इसको हम बोलते हैं सोलर फ्लेयर, राइट। और ये बर्स्ट अर्थ और स्पेस के एनवायरनमेंट पे डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो इफ आई एक्सप्लेन सोलर फ्लेयर, यू कैन से it is a sudden intense burst of energy and the radiation from the earth's surface, and it releases stored magnetic energy in the sun's atmosphere. इसमें जब एमिशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें मोस्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, एक्सरेज होती हैं, यूवी रेज होती हैं, लाइट हो गया आपका, विजिबल लाइट हो गया, एंड रेडियो वेव्स। दीज आर द रेडिएशंस विच आर रिलीज्ड ड्यूरिंग द सोलर फ्लेयर, ठीक है। तो सोलर फ्लेयर में देखो डिफरेंस है, सोलर फ्लेयर इज द रेडिएशन एंड सोलर विंड इज कंटेनिंग दी व्हाट, इज कंटेनिंग दी चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। इसका इफेक्ट क्या होगा, इट डिस्टर्ब दी स्पेस वेदर, आपका वेदर जो है, स्पेस का जो वेदर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और ये हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है, जीपीएस इफेक्ट होता है, रेडियो सिग्नल्स अफेक्ट होते हैं, एंड पावर ग्रिड्स ऑल्सो आर गेटिंग अफेक्टेड। जो ऑरोरल एक्टिविटी, ऑरोरा बोरियलिस जो लाइट्स, ये इनहेंस हो जाती हैं और अच्छे से लाइट जो इंटेंसिटी है उनकी वो बढ़ जाती है। सन स्पॉट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर आर सम डार्क स्पॉट्स ऑन द सरफेस ऑफ सन। ये डार्क स्पॉट्स आप देख सकते हो, ठीक है, ये सारे स्पॉट्स, राइट। तो ये सारे जो स्पॉट्स हैं, इन सारे डार्क स्पॉट्स को ही हम सन स्पॉट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ जगहें हैं, मतलब इवन दो कि द सन इज फुल्ली बर्निंग और वहाँ पे फ्यूजन चल रहा है, बट देयर आर फ्यू एरियाज जहाँ पे टेम्परेचर कम है और जहाँ पे कोई फ्यूजन नहीं हो रहा, तो उन एरियाज को हम बोलते हैं सन स्पॉट्स। वो ठंडे हैं, दे आर स्लाइटली लाइक कूल एंड डार्क, ठीक है। तो दे आर टेम्परेरी डार्क कूलर रीजन्स ऑन दी सन्स सरफेस कॉज्ड बाई द इंटेंस मैग्नेटिक एक्टिविटी। तो कैसे बनते हैं, कोई एक बहुत बड़ी इंटेंस एक्टिविटी होती है जिससे ये बनते हैं, ठीक है। ये जो सन की आउटर लेयर है फोटोस्फेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन फोटोस्फेयर और दी विच कैन बी कॉल्ड एज द आउटर लेयर ऑफ दी सन। सन के अंदर भी बड़े लेयर्स हैं, यू नो, कोर है, फिर और भी बहुत सारी लेयर हैं। आउटर मोस्ट लेयर इज दी फोटोस्फेयर, ये फोटोस्फेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। गॉट इट। एक सरफेस है, सरफेस इज कोरोना, बट द लेयर्स आर डिफरेंट, ठीक है। लेयर्स अलग चीज़ है और सरफेस अलग चीज़ है, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज कॉज्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विच ब्लॉक दी कन्वेक्टिव हीट फ्लो मेकिंग एरियाज कूलर एंड दी डार्कर, ठीक है। तो ये कब बनता है, जब सन के मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अपनी जगह स्ट्रांगली ब्लॉक कर देते हैं कन्वेक्टेड हीट फ्लो को, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है हीट को आगे बढ़ने नहीं देते, तो उस जगह पर हीट ट्रैप हो जाती है, वो फिर क्या हो जाता है, वहाँ पे डार्क हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे एरिया डार्क हो जाएगा, ठीक है। सन स्पॉट्स का साइज कभी कभी अर्थ के साइज से भी बड़ा हो सकता है, ओके। और ज़्यादातर जो सन स्पॉट्स हैं उनका मतलब होता है कि सन का हाई मैग्नेटिक एक्टिविटी पीरियड जो स्पेस को, वेदर को और अर्थ के एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन अगर इनकी साइकिल की बात करें तो सन स्पॉट्स एक 11 ईयर की साइकिल को फॉलो करते हैं, जिसे हम सोलर साइकिल भी बोलते हैं। तो इनकी जो एक्टिविटी है वो फ्लक्चुएट करती है सोलर मैक्सिमम टू सोलर मिनिमम, ठीक है। सोलर मैक्सिमम मीन्स ज़्यादा सन स्पॉट्स, सोलर मिनिमम मीन्स कम सन स्पॉट्स, कभी बहुत ज़्यादा सन स्पॉट्स हो गए, कभी कम हो गए, ठीक है। तो हर 11 साल बाद जो है वो सन की जो मैग्नेटिक पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाती है। सन की मैग्नेटिक पोलैरिटी का मतलब जो नॉर्थ पोल है वो साउथ बन जाएगा, जो साउथ है वो नॉर्थ बन जाएगा, तो इसको मैग्नेटिक पोलैरिटी रिवर्सल भी बोलते हैं। तो सन का ये पीरियड 11 साल का है। दिस इज इंपॉर्टेंट लाइक इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं इसके इम्पैक्ट की। सो इट्स इम्पैक्ट ऑन अर्थ। तो सन स्पॉट से जो सोलर इरेडिएशन है, मतलब जो अर्थ तक पहुंचने वाली जो सोलर एनर्जी है, उसमें भी चेंजेस आते हैं। हमारे अर्थ पर कितनी रेडिएशन आ रही है, कितनी एनर्जी सन से आ रही है, उस पर भी फर्क पड़ता है सन स्पॉट्स की वजह से। तो ये अर्थ के क्लाइमेट पैटर्न्स को भी इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो इनके स्पॉट्स को मॉनिटर करना हमें सोलर एक्टिविटी और सोलर डायनेमिक्स को समझने में मदद करता है, और स्पेस वेदर इम्पैक्ट्स को भी समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट फैमिली मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम इज द एस्टेरॉइड्स। अब हम बात करेंगे एस्टेरॉइड्स की, ठीक है। तो सपोज आप स्पेस एक्सप्लोरर हो और आप अपना स्पेसशिप से एक छोटा सा पत्थर देखा जो तेज़ी से सूरज की चारों तरफ घूम रहा है, तो उस पत्थर को हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स, ठीक है ना। ये आप पत्थर देख सकते हो, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। तो ये जो पत्थर है बड़ा सा, इसके साथ 2-3 और भी हैं, दे आर एस्टेरॉइड्स, ठीक है। चलिए, तो एस्टेरॉइड्स को इफ वी डिफाइन, दे आर वेरी स्मॉल एंड रॉकी ऑब्जेक्ट्स, दे आर ऑर्बिटिंग दी सन। इसको ऑर्बिट करते हैं, ये सन को ऑर्बिट करेंगे, बट इनका साइज कंपेरेटिवली लाइक प्लैनेट्स बहुत छोटा होता है।
ठीक है, ये मोस्टली एक पर्टिकुलर जगह पे मिलते हैं जिस वजह से इन्हें एस्टेरॉइड बेल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और ये एस्टेरॉइड बेल्ट है मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि एस्टेरॉइड बेल्ट किधर है, तो इट इज बिटवीन मार्स एंड द जुपिटर। तो मार्स एक्चुअली वी हैव 8 प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। तो इनर और आउटर के बीच की एक दीवार है, इसी को हम बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। तो इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के बीच की एक दीवार है जिसे हम एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, इट्स कॉम्पोजिशन इफ यू सी, इनका कॉम्पोजिशन मोस्टली ये दे आर रॉक्स, मेटल से बने हैं और मिनरल से बने हैं। ठीक है, इसके 3 टाइप्स होते हैं मेनली। एक होता है सी टाइप कार्बनेशियस, तो ये कार्बन रिच होते हैं, इसमें कार्बन ज़्यादा होता है, ये ब्लैक कलर के भी हो सकते हैं। देन सिलिकेशियस भी होते हैं, एस टाइप मेड अप ऑफ सिलिकेट रॉक्स, सिलिकॉन से भी बने हो सकते हैं, सिलिकेट्स मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, इसमें कलर्स लाइट होते हैं। मेटेलिक भी हो सकते हैं, दे कंटेन आयरन एंड निकल एज वेल। ठीक है, तो शाइनी दिख सकते हैं थोड़ा। इनका साइज फ्यू मीटर्स टू फ्यू 100 किलोमीटर्स तक जा सकता है। तो साइज इज नॉट फिक्स, इट्स वेरिएबल, डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। एस्टेरॉइड्स की स्टडी करना साइंटिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें बहुत सारे सोलर सिस्टम्स के बारे में क्लूज देते हैं। ये बेसिकली हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआत के बारे में भी बताते हैं, राइट। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि कुछ एस्टेरॉइड्स जो हमारी अर्थ के सर पास घूमते हैं, तो वो कभी कभी डर रहता है कोलिजन का, कि कहीं टकरा ना जाए। तो इसलिए हमें उनको क्लोजली मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो, व्हाट आर दीज थिंग्स विच आर फॉलिंग लाइक अ फायरबॉल। तो ये जो हमने कभी कभी आपने देखा होगा, घर पे आप बैठे हो और अगर आसमान की तरफ आप देख रहे हो, तो अचानक से एक तेज़ी से डैजलिंग लाइट जो है आपको आसमान में दिखती है, जैसे तेज़ रोशनी हुई और वो गई आगे और वो बंद हो गई। इट्स लाइक अ फायर वर्क, लाइक आप जैसे पटाखे फोड़ते हो ना, वैसा। तो सवाल उठता है ये लाइट स्ट्रिक है क्या? इट्स लाइक, तो बेसिकली दीज शिमरिंग लाइट्स आर नथिंग बट द मीटियोर्स, इनको हम बोलते हैं मीटियोर्स, या और एक और नाम इनको दिया जाता है शूटिंग स्टार्स। मीटियोर्स असल में एक छोटे छोटे जो स्पेस डेब्रीज हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं कभी कभी। ठीक है, स्पेस में बहुत सारे जो स्पेस का कचरा है, इसको बोलते हैं स्पेस का कचरा। तो जो लाइक किसी प्लैनेट से टूट के गिर गया या किसी एस्टेरॉइड से टूट के गिर गया, ठीक है, तो ये जो है जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं, तो बेसिकली ड्यू टू फ्रिक्शन ये जल जाते हैं। फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्पीड से आते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, फ्रिक्शन की वजह से वो जल जाते हैं, अगर उनका साइज़ छोटा है। बट अगर साइज़ बहुत बड़ा है तो कभी ये पूरी तरीके से नहीं जल पाते और हमारे अर्थ तक भी पहुंच जाते हैं। तो एज दे रीच टू अर्थ इट इज़ कॉल्ड मीटियोराइट। ठीक है, शूटिंग स्टार्स जब हैं, जब वो स्पेस में ही लाइक हमारे एटमॉस्फेयर में ही जल गए, तो शूटिंग स्टार कहलाएंगे। ठीक है, बहुत सारे मीटियोर एक साथ आते हैं, तो इसे मीटियोर शावर्स भी बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल पीसेज ऑफ एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के छोटे छोटे टुकड़े, तो ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर ये हीटअप हो जाते हैं और जल जाते हैं और एक इनकी टेल बन जाती है। ठीक है, देन इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? समटाइम्स ये जो मीटियोराइट है जहाँ पे गिरते हैं अर्थ पे, कभी अगर इफ इट इज़ अ वेरी हैवी मीटियोराइट, सो दे क्रिएट सिंक होल, वो वहाँ पे गड्ढा बन जाता है अर्थ की सरफेस पे, उससे फिर क्या बनता है? सिंक होल बनते हैं। ठीक है, देन दे हेल्प टू स्टडी द कॉम्पोजिशन ऑफ एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। इनकी स्टडी से हमें कहीं ना कहीं पता चलता है कि एस्टेरॉइड्स कैसे होते हैं, सिंक लाइक कॉमेट्स किस कॉमेट्स की क्या कॉम्पोजिशन होती है। ठीक है, दे कंट्रीब्यूट टू अर्थ्स नेचुरल डेब्रीज साइकिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रात में आपने कभी कभी देखा होगा एक बहुत ब्राइट सी जो लाइट होती है, ग्लोइंग ऑब्जेक्ट, इसकी टेल थोड़ी लंबी होगी, नॉट लाइक दैट जो हमारा शूटिंग स्टार तो छोटा सा होता है, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग टेल, इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग टेल, बहुत लंबी सी चमकदार सी टेल होती है, तो इसे हम बोलते हैं शाइनिंग स्टार जैसा लगता है। ठीक है, राइट, तो इसको हम बोलते हैं कॉमेट। ठीक है, ये कोई शूटिंग स्टार नहीं है, इट्स अ कॉमेट। सो कॉमेट्स आर आईसी सेलेस्टियल बॉडीज, ये बर्फ़ की बनी है, दीज आर आईसी सेलेस्टियल बॉडीज जो कि सन को ऑर्बिट करती है, एंड दे डेवलप अ ब्राइट कोमा एंड टेल। ठीक है, कोमा मीन्स इनका ये जो स्ट्रक्चर है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, और पीछे बन जाती है इसकी टेल। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड कॉमेट्स। ठीक है ना, तो जब ये सूरज के करीब आते हैं तो हीट मिलती है, तो एक ब्राइट ग्लोइंग क्लाउड जो है बन जाता है और एक टेल बन जाती है, और उसे आसमान में हम देख सकते हैं। तो ये मोस्टली आइस से बने होते हैं, डस्ट से बने होते हैं और रॉक्स। ठीक है ना, आइस, डस्ट एंड रॉक। स्ट्रक्चर तो आपने देख ही लिया। न्यूक्लियस की बात करें तो दे हैव अ सॉलिड कोर, क्लाउड ऑफ गैस एंड द डस्ट अराउंड द न्यूक्लियस। टेल स्ट्रीम्स अवे फ्रॉम द सन, हमेशा सन से दूर होगी। ठीक है, इसकी जो टेल होगी दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, इसकी टेल जो है वो हमेशा सन से अवे होगी। ठीक है ना, इट इज़ मेनली ओरिजिन फ्रॉम द काइपर बेल्ट एंड द ऊट क्लाउड। ठीक है, काइपर बेल्ट और ऊट क्लाउड से ये चीज़ें बनती हैं। ठीक है ना, तो मोस्टली जो काइपर बेल्ट है जो नेपच्यून और के ऑर्बिट के बाहर होती है, तो हमारा नेपच्यून है और लास्ट प्लैनेट, उसके बाहर भी एक लेयर है, एक बाउंड्री है जिसे हम काइपर बेल्ट बोलते हैं। जैसे एस्टेरॉइड बेल्ट है, देयर इज काइपर बेल्ट ऑल्सो, एंड पूरे सोलर सिस्टम के को एक स्फीयर में ले रखा है, दैट इज कॉल्ड ऊट क्लाउड। ठीक है, सही है, तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ से आती हैं। फिर इनके 2 टाइप्स हैं, शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स जिनका ऑर्बिट लाइक 200 ईयर्स से कम होता है। तो फॉर एग्जाम्पल एक कॉमेट बहुत फेमस है, दैट इज़ हेलियस कॉमेट। तो हेलियस कॉमेट हमेशा 76 ईयर्स बाद आता है। ठीक है, इसका पीरियड होता है 76 ईयर्स।
एंड देयर आर सम लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स जिनका ऑर्बिट 200 साल से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, दे प्रोवाइड क्लूज अबाउट द अर्ली सोलर सिस्टम, ये भी सोलर सिस्टम के बारे में हम बताते हैं। दे कैन ऑल्सो इम्पैक्ट अर्थ इफ देयर पाथ क्रॉसेस दी अर्थ्स ऑर्बिट, तो हमारे अर्थ के ऑर्बिट से अगर आसपास से ये गुजरते हैं तो हमारे अर्थ के उसको इम्पैक्ट कर सकते। देन द नेक्स्ट थिंग इज प्लैनेट्स, हमारे प्लैनेट्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द प्लैनेट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो प्लैनेट्स आर दी सेलेस्टियल बॉडीज जो कि रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो प्लैनेट्स की ऑर्बिट हैं दे आर नॉट सर्कुलर, दे आर एलिप्टिकल, ठीक है, ठीक है, ओके। एंड हु टोल्ड दिस थिंग एलिप्टिकल थिंग, ये बताया था केपलर, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने केपलर्स लॉज दिए थे ऑफ प्लानिटरी मोशन, उन्होंने 3 लॉज दिए थे टू एक्सप्लेन दी मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड दी सन। इनका रोटेशन एंड रेवोल्यूशन डिपेंड करता है कि किस ऑर्बिट में, और उनकी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिफरेंट प्लैनेट्स का ऑर्बिट टाइम और रेवोल्यूशन टाइम इज डिफरेंट, ठीक है। अब एक लाइक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU। IAU इज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इन्होंने कुछ रूल्स बनाए जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि कोई भी सेलेस्टियल बॉडी प्लैनेट कंसीडर की जाएगी या नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन इज कि इट मस्ट ऑर्बिट द सन, सन को ऑर्बिट करना चाहिए। देन इट मस्ट हैव इनफ मास टू फॉर्म अ नियरली राउंड शेप, इसका शेप कैसा होना चाहिए, नॉट परफेक्टली राउंड बट रफली इट शुड बी राउंड। देन इट मस्ट क्लियर इट्स ऑर्बिट ऑफ अदर डेब्रीज, मतलब कोई भी प्लैनेट अपने ऑर्बिट में दूसरे छोटे छोटे रॉक्स या डेब्रीज को हटा देना चाहिए, अपना पाथ को क्लियर रखना है ताकि कुछ किसी चीज़ से वो टकरा ना सके, ठीक है। इसी डेफिनेशन की वजह से इट वॉज अडॉप्टेड रिसेंटली इन 2006। इसी रीजन की वजह से इन्होंने अपनी क्या किया, एक जो प्लैनेट है जो पहले कंसीडर किया जाता था प्लैनेट, उसको प्लैनेट की कैटेगरी से ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया है, इसका नाम है प्लूटो, ठीक है। सो व्हाट वाज द रीजन कि जो थर्ड कंडीशन है, इट वाज नॉट फुलफिलिंग द थर्ड कंडीशन, प्लूटो डिड नॉट क्लियर इट्स ऑर्बिटल पाथ ऑफ अदर डेब्रीज, ठीक है। ये अपना पाथ शेयर करता था अदर ऑब्जेक्ट से इन दी काइपर बेल्ट, तो इसलिए प्लूटो को हम बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट, इट्स नॉट अ लाइक फुल प्लैनेट, ठीक है, ओके। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स की, प्लैनेट्स को किन किन कैटेगरीज में हम क्लासीफाई करते हैं। तो फर्स्ट इज दी प्लैनेट्स, देन ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड दी एक्सो प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स मतलब दे आर सेलेस्टियल बॉडीज ऑर्बिटिंग द सन। ड्वार्फ प्लैनेट ऐसा प्लैनेट जिसका ऑर्बिट क्लियर नहीं है, किसी से इंटरसेक्ट कर रहा है, किसी से टकरा रहा है, ठीक है, और उसका शेप भी स्फेरिकल नहीं है। देन एक्सो प्लैनेट्स क्या है, प्लैनेटरी बॉडीज हैं बट ये अदर स्टार्स को जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, हमारे सन को नहीं, किसी और प्लैनेट को, किसी और सन को ऑर्बिट कर रहे हैं। तो दे ऑर्बिट अराउंड द सन, ये भी ड्वार्फ प्लैनेट भी सन को रिवॉल्व करते हैं, बट क्या होता है, ये इनकी जो डेफिनेशन है प्लैनेट्स की वो उसको फुलफिल नहीं करते। ये स्टार्स दूसरे स्टार्स को क्यों रिवॉल्व करते हैं, इनका साइज़ बड़ा होता है, ड्वार्फ प्लैनेट्स का साइज़ थोड़ा छोटा होता है, इनका साइज़ वेरी करता है। ऑर्बिट क्लियरिंग, इनका तो क्लियरेंस ज़रूरी है, दे डोंट क्लियर एंड वी डोंट अप्लाई सच कंडीशन टू एक्सो प्लैनेट्स। एग्जाम्पल मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, और प्लूटो आ गया, इसमें हैरिस आ गया, होमिया आ गया, ठीक है, सेरिस आ गया, केपलर 22b, प्रॉक्सिमा सेंटोरी b, ये इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपको याद नहीं चाहिए, एक्सो प्लैनेट्स भी पूछे जाते हैं कभी, ठीक है। केपलर 22b एंड प्रॉक्सिमा सेंटोरी इज दी एक्सो प्लैनेट एंड प्लूटो एंड सेरिस एरिस आर ड्वार्फ प्लैनेट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन द नेक्स्ट डिफरेंशिएशन पॉइंट्स आर एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो लाइक प्लैनेट्स में कुछ ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर एटमॉस्फेयर है, जैसे कि अर्थ हो गया, जुपिटर हो गया, ठीक है, कुछ में नहीं भी है, मरकरी हो गया। ड्वार्फ प्लैनेट्स का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही थिन है और ना के बराबर है, ठीक है। बट एक्सो प्लैनेट्स में कुछ ऐसे हैं जिनके पास बहुत ही थिक एटमॉस्फेयर है ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। सैटेलाइट्स की बात करें तो प्लैनेट्स के जनरली सैटेलाइट्स होते हैं, और कुछ प्लैनेट्स तो ऐसे हैं जिनके बहुत ज़्यादा हैं। जुपिटर के फॉर एग्जांपल 95+1 है, 95+ है, मतलब 100 के करीब है, और अर्थ का सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, दैट इज मून। तो यहाँ पे हम नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, ना कि आर्टिफिशियल, ठीक है। ड्वार्फ प्लैनेट्स में भी कुछ के पास है मून्स, लाइक प्लूटो के पास है एक, ठीक है, एंड एक्सो प्लैनेट्स के पास हो सकते हैं, ठीक है, बट कंफर्मेशन नहीं। लोकेशन इज विद इन सोलर सिस्टम, ये दे आर बियॉन्ड अवर सोलर सिस्टम। इनका डिस्कवरी मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कैसे हमने इनको डिस्कवर किया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्लैनेट्स की, सो दे आर नोन सिंस एंटीक्विटी। एंटीक्विटी मीन्स लाइक कुछ प्लैनेट्स बहुत पुराने टाइम से ही ह्यूमंस को पता है, मतलब जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी उन्होंने ही ऑब्जर्व कर लिया था, उनको नेकेड आइज से ही कुछ दिख जाते हैं, आपने देखा होगा, लाइक इवनिंग स्टार, वीनस को इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, तो आप उसे शाम में देख सकते हो, ठीक है। तो ये दिख जाते हैं, ठीक है ना। तो इनकी बहुत सारी स्टोरीज भी हैं इनसे रिलेटेड, तो इसमें ये इस वजह से इनको हम बोलते हैं दे आर नोन सिंस एंटीक्विटी, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, यूरेनस और नेपच्यून को एंशिएंट टाइम में नहीं देखा गया था क्योंकि ये नेकेड आई से विजिबल नहीं है, तो ये टेलीस्कोप के बाद ही डिस्कवर हुए थे, ठीक है। और अगर हम बात करें ड्वार्फ प्लैनेट्स की, तो ये तो मोस्टली डिस्कवर हुए हैं आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द टेलीस्कोप। और बट अगर हम बात करें एक्सो प्लैनेट्स को डिस्कवर करने के, सो देयर आर 3 मेथड्स, ट्रांजिट मेथड, रेडियल वेलोसिटी एंड द डायरेक्ट इमेजिंग। तो अगर हम ट्रांजिट मेथड की बात करें, तो जब प्लैनेट अपने स्टार के सामने से गुजरता है तो स्टार की ब्राइटनेस में हल्की गिरावट होती है, तो जिससे प्लैनेट का पता चल जाता है,
तो पहला तो हो गया ट्रांजिट, जब प्लैनेट जो है वो अपने स्टार के पास जाएगा तो उसकी ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर देगा, हमारे जो अर्थ तक आने वाली ब्राइटनेस है तो उससे हमें पता चल जाता है। फिर देन रेडियल वेलोसिटी मेथड, स्टार के स्पेक्ट्रम में डॉपलर शिफ्ट देखकर प्लैनेट की ग्रेविटेशनल पुल का पता लगाया जाता है। ठीक है, डॉपलर शिफ्ट क्या होता है, मैंने बताया था रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट, उससे भी हम पता लगा सकते हैं। डायरेक्ट इमेजिंग, कुछ बहुत रेयर केसेस में प्लैनेट के एक्चुअल इमेजेस भी कैप्चर हो जाते हैं। ठीक है, तो हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं इनकी रेलेवेंस टू यूपीएससी। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोलर सिस्टम डायनेमिक्स एंड अर्थ साइंसेस। और ये ड्वार्फ प्लैनेट्स में आपका IOU जो IAU है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसकी क्लासिफिकेशन जो है, और 2006 की जो प्लूटो कंट्रोवर्सी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग की इन करंट स्पेस मिशंस। ठीक है, जो स्पेस मिशंस हो रहे हैं लाइक आपका, तो उसमें बहुत एक करंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका केपलर स्पेस टेलीस्कोप हो गया। केपलर स्पेस टेलीस्कोप का मेनली फोकस ही लाइक एक्सो प्लैनेट्स को डिटेक्ट करता है। ठीक है, ये किस मेथड पे काम करता है, ट्रांजिट मेथड पे काम करता है। ठीक है, इसका स्टेटस ये है कि ये कंप्लीट हो चुका है, ये मिशन कंप्लीट हो चुका है एंड इन्हें बहुत सारे एक्सो प्लैनेट्स अभी तक डिस्कवर किए हैं। देन सेम विद द जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये भी डीप स्पेस और अर्ली यूनिवर्स की स्टडी करता है। ठीक है, इसकी स्पेशलिटी है कि ये इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशंस लेता है एंड स्टार्स एंड गैलेक्सीज की फॉर्मेशन को देखता है। ठीक है, देन देयर इज TESS इज व्हाट, ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। ठीक है, एक ऐसा सैटेलाइट जो लाइक स्पेशली डिजाइन हुआ है ओनली फॉर द स्टडी ऑफ द एक्सोप्लैनेट्स। ठीक है, नियर बाई स्टार्स के जो अराउंड एक्सोप्लैनेट्स हैं उनको डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली केपलर के बाद लॉन्च हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन दी नेक्स्ट थिंग इज हैबिटेबल जोन। हैबिटेबल जोन मतलब सोचो आप, हम एक ऐसे प्लैनेट ढूंढ रहे हैं जहाँ पर लाइफ एक्सिस्ट कर सके, तो हमें ऐसा स्पॉट चाहिए जो ना बहुत ठंडा हो ना बहुत हॉट हो, बिल्कुल गोल्डी लॉक स्टाइल, तो इसे हम बोलते हैं हैबिटेबल जोन। ठीक है, तो अगर हम बात करें हैबिटेबल जोन की या गोल्डी लॉक जोन की, तो ये एक ऐसा रीजन है किसी भी स्टार के चारों तरफ जहाँ पर कंडीशंस बिल्कुल परफेक्ट है एंड वाटर इज ऑल्सो अवेलेबल। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है वरना वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है जहाँ वरना वाटर फ्रीज हो जाएगा। तो पर्पस ये है कि हम जहाँ पर एक ऐसा प्लैनेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे पोटेंशियली लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, ओके, देन इट डिपेंड्स व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द पॉसिबिलिटी, प्लैनेट का साइज, इट्स कॉम्पोजिशन एंड द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हम लोग ऐसे हैबिटेबल एक्सो प्लैनेट्स लाइक डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उन जगहों पर जा सकें इन फ्यूचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज दी एस्टेरॉइड बेल्ट। आपको बताया था मैंने, इट इज प्रेजेंट बिटवीन दी मार्स एंड दी जुपिटर। ठीक है, तो जो हमारे इनर प्लैनेट्स एंड द आउटर प्लैनेट्स के बीच में ये एक जो दीवार है, दैट इज कॉल्ड दी व्हाट, एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट की अगर हम बात करें, इट इज अ वास्ट रीजन ऑफ रॉकी सेलेस्टियल बॉडीज प्रेजेंट बिटवीन द मार्स एंड दी जुपिटर। इट मेनली कंटेन्स एस्टेरॉइड्स। ठीक है, जो कि सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के टाइम जो चीज़ें बच गई थी, जो कचरा बच गया था, वो है। इफ दे आर नॉट डेंसली पैक्ड, दे आर एट वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। ओके, ओकेजनली कोलाइड भी करते हैं बट जनरली दे आर स्टेबल, वो भी कंटिन्यूसली रिवॉल्व भी कर रहे हैं। इट प्रोवाइड्स क्लूज अबाउट द अर्ली सोलर सिस्टम डायनेमिक्स एंड प्लैनेटरी मोशन प्रोसेस, प्लैनेटरी फॉर्मेशन प्रोसेस। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, तो यहीं तक था आज का सोलर सिस्टम का हमारा ओवरव्यू। तो आपने सीखा कि सन के जो पावरफुल फोर्सेस हैं वो कैसे काम करते हैं, प्लैनेट्स की मिस्ट्रीज के बारे में जाना, और एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स जैसे फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी हमने जाना। तो ये जो कॉस्मिक वंडर्स हैं, ये स्पेस के लिए ही नहीं है बल्कि हमारे अर्थ और लाइफ को भी इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स में बताइए कि आपका नेक्स्ट कौन सा टॉपिक देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। थैंक यू सो मच।